हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.1 के एक नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे, उसके बाद से बारी बारी सबको हल करेंगे। ठीक है, और आप ध्यान से देखिएगा, ये भी चैप्टर आपको मजे मजे से पढ़ाएंगे हम। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और प्ले लिस्ट पे जा करके शुरुआत से वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको बढ़िया से समझ में आ सके। ठीक है ना, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। पढ़िए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मतलब कि एपी में है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बताना है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, मतलब प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जो है, देखिए कितना है। जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। माने आप 1 किलोमीटर जाइएगा ना तो आपको 15 रुपया देना पड़ेगा, और अगर 1 किलोमीटर के बाद आप जाइएगा तो आपको 8 रुपया और 1 किलोमीटर का देना पड़ेगा। जैसे ना समझ रहे हैं, देखिए समझते हैं। आइए तो माना मानी करेंगे। सबसे पहले तो मानना है कि प्रथम किलोमीटर का किराया जो है 15 रुपया है। क्या लिखना है, प्रथम किलोमीटर का किराया क्या है, 15 रुपया, जो इसने बोला है। ठीक है ना, वही चीज को हम लिखा है। ठीक, मगर बाद में तथा अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 8 रुपया दिया गया है। ठीक है ना, मतलब समझिए आप। तो श्रृंखला क्या आएगा सर, ध्यान से देखिएगा। तो प्रथम किलोमीटर मैंने पहला दिया गया है 15 रुपया। क्या रुपया सर, 15 रुपया। ठीक है, और बाद में दूसरा जो है कहता है कि आप चलिएगा आगे 1 किलोमीटर ना, तो आपको 8 रुपया जोड़ के देना पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छा, और चलिएगा आगे तो 15 प्लस 8 प्लस 8 कॉमा 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, इस तरीके से जाते रहेगा। जैसे क्या, समझिए ध्यान से। आप 1 किलोमीटर ज़्यादा गए, 15 1 किलोमीटर से ज़्यादा गए, जैसे 2 किलोमीटर गए। ठीक है, तो 2 किलोमीटर के लिए 15 में 8 रुपया और जोड़ के देना पड़ेगा आपको। 1 किलोमीटर का तो नियत किराया है ही है नहीं। 1 किलोमीटर के लिए नियत किराया क्या दिया गया है, 15 रुपया दिया गया है। और बाद में कहता है कि जब अतिरिक्त आप जाइएगा ना इससे, तो आपको 8 रुपया और देना पड़ेगा। तो 15 में 8 जोड़ेंगे। अच्छा, तो 2 किलोमीटर जाइएगा तो 2 बार 8 जोड़ो, 3 किलोमीटर जाइएगा तो 3 बार 8 रुपया जोड़ो, है कि नहीं। जैसे जैसे आप बढ़िएगा, ठीक है, तो आपको 8 रुपया बढ़ता जाएगा हर 1 किलोमीटर पर। समझ रहे हैं बात, है ना। प्रत्येक किलोमीटर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए क्या है, 8 रुपया। जितना किलोमीटर आप बढ़िएगा उतना बार आपको 8 को जोड़ना पड़ेगा। समझ गए बात। चलिए, तो इससे श्रृंखला क्या निकल के आएगा हमारा, तो एक तो 15 आएगा, 15 वाट कितना होता है, 23 होता है। अब 23 में 8 जोड़िएगा तो 8 3 11 और 2 1 3, 31 होगा ना। 23 में 8 जोड़िएगा था, 8 3 11 और 2 1 3, 31 हो जाएगा। कॉमा 15 में 8 जोड़िएगा तो 23, 23 में 8 जोड़िएगा 31, और 31 में 8 जोड़िएगा तो 39। अब इसी तरीके से आपको आता रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए, आप चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो चेक कीजिए कि एपी में है या नहीं है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है, यही बताना है। ठीक है, पहले चेक कर लेना है एपी में है। तो कैसे चेक करेंगे, तो डी का मान निकाल करके पहले D1 निकालिएगा। तो D1 निकालिएगा तो इसमें से ये घटेगा, है ना, यानी T2 माइनस T1। क्या होगा, T2 माइनस T1। तो क्या निकल के आएगा सर, तो T2 का मान क्या है, मैंने दूसरा पद तो ये है ना, और ये पहला पद ये है, मैंने T1 है। तो 23 माइनस 15 यानी कि कितना आ जाएगा सर, 8 आएगा। ठीक है, अच्छा D2 निकालिए। तो फिर अब D2 निकाल रहा था, T3 माइनस T2 हो जाएगा, है ना। देखिए जब T2 निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाना है आपको। ठीक है ना, चलिए तो T3 क्या है आपके पास, ये है T4, ये है। T3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 31 माइनस कितना 23 ना, बराबर 1 18, है कि नहीं। चलिए D3 निकाल लेते हैं, एवरेज T4 माइनस T3 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो T4 का मान कितना है, 39, T3 का मान कितना है, 31, बराबर कितना आ जाएगा सर, 8 आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, क्या दिख रहा है
कि ये तीनों जो है आपस में क्या आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। तो जब डी का मान बराबर आ जाता है ना, आपको बताया था समांतर श्रेणी के परिचय में, ठीक है। समांतर के माने समान अंतर, और श्रेणी के मतलब अंतरों का समूह। समान अंतर का समूह को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर देखिए ना, समान अंतर का समूह आ रहा है ना, 4 को आया, माने समान अंतर सब जगह है। इसलिए एपी में होगा, लिखना है कि अतः या श्रृंखला, श्रृंखला ना लिखेगा तो एपी में डायरेक्ट लिख दीजिए, एपी में होगा। सर क्यों होगा, क्योंकि इसका सार्व अंतर प्रत्येक स्थिति में बराबर है। क्या है सर, तो बराबर है प्रत्येक स्थिति में, ठीक है। इसलिए समांतर श्रेणी में होगा। बातें समझ में आई आपको। इसी तरीके से आपको चेक करना है, और 3 जो टॉपिक दिया गया है इसमें 3 कॉन्सेप्ट और है, मतलब 3 भाग और है इसका, ठीक है। उसी को भी हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा अगली वीडियो में। जो आप देखिएगा ध्यान से, आपको वो भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो ऐसा करेंगे, वीडियो आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत हुआ है तो कमेंट करके जाइए, मैं आपको फिर से कोशिश करूंगा कि आपको बता दें, ठीक है ना। चलिए, हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी, आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में हम फिर से लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.1 के दूसरा पार्ट, ठीक है। तो चलिए, इसको भी हम लोग हल करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, और ये VVI भी है, जिससे हम लोग ध्यान से देखेंगे, 2 नंबर में आता है, ठीक है। चलिए, तो इसे ही पढ़ना बहुत आसान है। आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि हम हर एक पॉइंट आपको बढ़िया से हम सिखा सके। चलिए, तो सबसे पहले ध्यान देंगे क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद में हम लोग बोर्ड पे चलेंगे, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी बेलन या सिलेंडर, बेलन या सिलेंडर जिसको हमने बना दिया है यहाँ पास, ठीक है। चलिए, बेलन या सिलेंडर जो है में उपस्थित हवा की मात्रा, माने जो बेलन रहे या सिलेंडर रहे उसमें हवा की मात्रा उपस्थित रहता है। जैसे हम लोग सिलेंडर लाते हैं तो उसमें गैस रहता है, तो चलो गैस की मात्रा समझ लेते हैं। चलिए, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। इसे देखिए, इसे लोग गैस भरता है तो क्या करता है, उसमें से हवा निकालता है। से एक सिलेंडर बड़ा सा रहता है, उसमें से छोटा वाला में डालता है, तो जब जब डालेगा एक बार में कितना निकलेगा, तो 1/4 भाग निकलता है। कितना भाग, 1/4 भाग। वही चीज़ें हमने जो बोल रहा है वही चीज़ें हमने लिख रखा है, आप ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा एक, मान लेना है कि बेलन में जो हवा की मात्रा उपस्थित था, मैंने मौजूद था, वो 1 था। क्या था, 1 था, ठीक है। चलिए, तो तथा हवा निकालने वाला पंप बेलन का शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है प्रत्येक बार। जब जब पंप करेगा तब तब कितना निकालेगा हवा, तो 1/4 भाग निकालेगा। समझ रहे हैं ना। चलिए, तो जब इसमें पंप करेंगे, जैसे हम लोग हवा देने वाला छोटा सा पाइप होता है जो साइकिल में देते हैं हवा, उसमें जब पंप करेंगे तो उसे समझ लीजिए कि वही चीज़ें हैं, ठीक है। जब हवा देंगे तो कितना निकलेगा, तो 1/4 भाग निकलेगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो हम लोग को निकालना क्या है, तो वही निकालना था कि ये एपी में है कि नहीं है, और अगर है तो क्यों है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से आप देखिएगा, समझते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले लिखना है हवा का 1/4 भाग। देखिए, हवा का 1/4 बार हमने क्यों लिखा, चलिए देखिए समझाते हैं आपको। हवा कितना है आपके पास, 1 है। कितना है जी, 1 है। चलिए, और निकाला जा रहा है ना, तो घटाव का चिन्ह देंगे, और हवा का 1/4 भाग था। हवा तो 1 है, और का मतलब गुना, और 1/4, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 1 का 1 लिखिए, माइनस 1 में 1 से गुणा कीजिएगा 1, और नीचे 4 का 4 हो जाएगा। इसके नीचे भी 1 आ जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा एलसीएम, ठीक। तो 4 एकम 4 माइनस 1, यानी कि 3/4, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें जो है, चलिए, 1 तो आ गया आपका कितना, 3/4 आ गया, ठीक है। तो पहला जो प्रथम पद हवा मात्रा कितना था ओकरा में, तो 1 था पहले। अब ओकर बाद में क्या हो गया, मतलब प्रथम पद जिसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्रथम पद क्या था, 1 था,
और दूसरा आ गया 3/4। ठीक है, अब 3/4 आया तो 3/4 का अभी जब पंप करेंगे तो निकलेगा 3/4 का 1/4 भाग, यानी कि उसी तरीके से लिखेंगे हवा का 1/4 भाग। तो क्या हो जाएगा, हवा कितना बचा अब 3/4 बचा, माइनस 3/4 का कितना 1/4 भाग। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आना चाहिए। अब इसको हल करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, माइनस 3 एक कम 3 और 4 चौका 16। एलसीएम करेंगे 16 और 4 का तो 16 एलसीएम, 4 चौका 16 और 3 चौका 12, माइनस 3, 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा 9/16। समझ में आ रहा बात है? चलिए तो हम लोग को 3 पद मिल गया ना, इतना से काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए जब 2 बार हम लोग पंप किए तो इतना में हो गया, तो हम लोग को एपी क्या मिलेगा, मतलब कि श्रृंखला क्या मिलेगा, श्रृंखला। चलिए श्रृंखला हम लोग को मिला, एक तो पहले से एक था, उसके बाद में 3/4 मिला, और उसके बाद में क्या मिला 9/16 मिला। तो इसको चेक करना है कि एपी में नहीं है या है, तो कैसे चेक करते हैं, डी निकाल करके। डी आप निकालिएगा तो अगर समान रहेगा सब जगह तब तो एपी में होगा, और नहीं तो नहीं होगा। आइए पहले का निकालते हैं डी का मान, यानी D1 निकालते हैं। 32 - T1 माने इसमें से इसको घटाते हैं, फॉर्मूला होता है T2 - T1। चलिए 32 का मान कितना है 3/4 है, और माइनस 1/1 हो जाएगा। एलसीएम कीजिएगा तो 4 होगा, और 4 से 4 खत्म तो 3 और 4, मतलब कि -1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब D2 निकाल लेते हैं। D2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अबरी जो है सिर्फ T3 - T1 होगा, T2 होगा, ये हो गया T3, ये हो गया T2 और ये हो गया T1। तो अबरी T3 माइनस क्या हो जाएगा T2। ठीक है, तो T3 का मान क्या है सर, तो T3 का मान जो है 9/16 है। कितना है 9/16, माइनस 3 कितना है 4 है, एलसीएम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 होगा। ठीक, तो 9 माइनस 4 चौका 16 और 3 चौका 12, 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और नीचे जो है से 16 आ जाएगा ना। चलिए समझ में आ रहा है ना, तो माइनस में आना चाहिए। ठीक, क्यों, देखिए 4 चौका 16 और 3 चौका 12, और 16 कम 16 9। ठीक है, तो माइनस 3/16 आ गया। D3 निकाल लेते हैं, तो D3 नहीं निकलेगा, है ना। चलिए तो D3 तो निकालने का चांस नहीं है। यहाँ पास देखिए ना, दो ही को जो है से असमान आ गया, मतलब एपी में है, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कहना है कि अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है, क्योंकि सार्व अंतर प्रत्येक स्थिति में समान नहीं है, इसलिए एपी में नहीं होगा। बातें समझ में आ गई? तो चलिए आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं NCERT क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.1 के तीसरा पार्ट। ठीक है, 2 पार्ट को हल कर दिया था, अब हम लोग समझेंगे तीसरा पार्ट को, वो भी बिल्कुल आसान तरीका से। अब लास्ट तक मेरे वीडियो में बन रहिएगा, जिससे कि आपको हर एक टॉपिक बढ़िया से सिखा सके। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद समझना है। आइए क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, मतलब प्रत्येक मीटर माने कि हर एक मीटर खुदाई करते हैं, तो उसके बाद में एक कुआं खोदने में आई लागत। ठीक है, मतलब कि कुआं खोदा जा रहा है, इसमें लागत लगेगा ना, खुदवाइएगा था, बिल्कुल लगेगा। चलिए, जबकि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। क्या बोल रहा है, प्रत्येक नहीं प्रथम, जबकि प्रथम मीटर अगर खोदेगा, प्रथम किलोमीटर, तो उसको कितना लगेगा, तो 150 रुपया लग रहा है। चलिए उसके बाद में कहता है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत जो है 50 रुपये बढ़ती जाती है। आइए इस तरीके से बोला है, जो हमने लिख रखा वही चीज़ों को बोला है। प्रथम मीटर का खुदाई का लागत बोला है 150 रुपया है। अगर वो पहला बार खोदता है 1 मीटर, तो उसको कितना देना पड़ता है, 150 रुपया देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में प्रथम प्रत्येक तथा प्रत्येक अतिरिक्त मीटर का खुदाई का लागत कितना है, 50 रुपया। मैंने पहला बार जो है आप 1 मीटर खोदिएगा ना, तो 150 रुपया आपको मिलेगा। उसके बाद में दूसरा बार खोदिए
और 3 मीटर खोदिएगा, 4 मीटर खोदिएगा तो आपको 50-50 बढ़ा के मिलेगा। ठीक है, पहला में ज़्यादा लेकिन बाद में कम कम मैंने 50-50। ठीक है, चलिए आइए। तो पहला यानी कि प्रथम पद दिया गया है, पहला मीटर खुदाई यानी कि प्रथम पद। ठीक है, चलिए प्रथम पद क्या दिया गया है, तो 150 रुपये दिया गया है, यानी कि ए का मान बराबर ए है कि नहीं। चलिए तो हम लोग को श्रृंखला क्या आएगा, प्रथम। अब दूसरा 2 मीटर खुदाई के लिए, ठीक है, लिख दीजिए 2 मीटर खुदाई के लिए, 2 मीटर खुदाई के लिए क्या हो जाएगा, तो 1 मीटर पहले का मीटर के लिए तो 150 रुपया है और प्लस 50 जोड़ना पड़ेगा तब ना 2 मीटर का निकलेगा, तो कितना हो गया 200। इसी तरीके से आगे 3 मीटर के जब निकालेंगे, 3 मीटर के निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 150 प्लस 50 और प्लस फिर 50 यानी कि कितना 250 हो जाएगा। चलिए अब इतना काम हो जाएगा हम लोग का, है ना, रुपया। ठीक, अब हम लोग को श्रृंखला जो तैयार होगा, श्रेणी जो तैयार होगा क्या होगा, देखिए श्रृंखला जो तैयार होगा क्या तैयार होगा, पहला जो था से 150 था, ठीक है, उसके बाद में 150 रुपये पहला था ना, दूसरा क्या हुआ तो 200 रुपया हो गया, तीसरा क्या हुआ तो 250 रुपया हो गया। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते जाएगा, अगला जो होगा कितना हो जाएगा तो 300 रुपया हो जाएगा, अगला 350 होगा, इस तरीके से। चलिए तो हम लोग को चेक क्या करना है, तो चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है, यही ना, तो चलिए चेक करते हैं। चेक करने के लिए डी का मान निकालते हैं, तो पहले D1 निकालेंगे, तो D1 का फॉर्मूला T2 माइनस T1 हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा, यानी कि T2 का मान क्या है, मैंने दूसरा पद, देखिए ये हो गया T1 T2 T3 T4, ठीक है ना, T2 यानी कि 200 माइनस कितना 100, कितना आ रहा है 50 रुपया आया है। ठीक है, क्या आया सार्वंतर। अच्छा D2 निकाल लीजिए, तो D2 का फॉर्मूला होता है T3 माइनस T2। T3 का मान कितना है, तो T3 आपके पास है 250 माइनस कितना था 200, T2 का मान बराबर कितना, यहाँ भी 50 रुपया आ रहा है, मतलब देखिए दो को निकाले तो अब D3 निकाल लीजिए, तो D3 का फॉर्मूला होता है T4 माइनस T3। T4 का मान क्या है तो 300 है, माइनस क्या हो जाएगा 250 बराबर 300 में 250 जाएगा तो 85 रुपया आएगा, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, सार्व अंतर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, समान सब जगह आ रहा है प्रत्येक स्थिति में, इसलिए एपी में है। अतः यह एपी में क्या है, अतः यह एपी में है क्योंकि सार्व अंतर प्रत्येक स्थिति में समान आ रहा है, क्या आ रहा है समान आ रहा है, इसलिए एबी में क्या होगा, ये समझ में आ गया बात आपको। ठीक है, चलिए तो आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी, आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर से लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.1 के 1 के 4 नंबर क्वेश्चन, जो एक के लास्ट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक बनिएगा मेरे वीडियो में, जिससे कि आपको हम बहुत बढ़िया से सिखा सके। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप भी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 1000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ठीक है, आप समझिए। चक्रवृद्धि ब्याज के मतलब होता है ब्याजों के ब्याज। जैसे मान लिया जाए इसमें बोल रहा है कि 10,000 रुपया है, इसके पास में 10,000 है और 8% की वार्षिक दर, मतलब कि एक वर्ष में कितना परसेंट उसको देना पड़ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, 8% देना पड़ रहा है। ठीक है, तो 8% जो है वही जो अब मान लिया जाए एक वर्ष में 8% बढ़ा तो कितना हो गया, मान लिया सपोज रेट हो गया 10,000
500 हो गया। सपोज डेट कितना हो गया, 10,500 हो गया मान लेते हैं। अब 10,500 के भी सूद लगेगा भैया, ठीक है। जो सूद बढ़ा है इतना 8% के दर से, तो अगर बढ़ा ना, जब मान लीजिए 500 बढ़ गया, तब 500 के 10,500 के अभी जो है आपको सूद देना पड़ेगा। मान लिया जाए फिर एक साल ना दिए आप, पिछवा गया, तब जब इतने से हो गया मतलब कि 11,000 हो गया, तो फिर 11,000 का आपको सूद देना पड़ेगा। जैसे ऐसे सूद ब्याज पर लेते हैं हम लोग, तो 10,000 अगर देते हैं तो कुछ के हिसाब से रहे तो उतना ही हमेशा देते रहते हैं, साल भर हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो वही चीज़ देते रहते हैं। उसको कहते हैं खाली ब्याज पर या सूद पर। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, सूदों के सूद लगता है, सूदे माले जोड़ करके, ठीक है ना। चलिए, तो वही चीज़ें यहाँ पर दिया गया है कि कुल राशि जो देने हैं से 10,000 देने हैं, ठीक है। अगर बाद में कहा है कि दर जो है 8% के दर से बढ़ता जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो समय क्या दिया है, 1 वर्ष। एक ही वर्ष में नहीं, इसका चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है 1-1 वर्ष का चलता है, ठीक है। 1 वर्ष में फिर दूसरा जो आएगा पैसा आपका जो कलेक्ट हो करके, तो उसका भी ब्याज चलेगा, ठीक है। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले प्रथम वर्ष की जो राशि है, प्रथम वर्ष की राशि क्या है आपका, राशि तो है आपका 10,000, जिसको हम ए के नाम से डिनोट कर सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा, अब आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा मूलधन गुना दर गुना समय और बटा 100 होता है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं हम लोग। क्या निकाल रहे हैं, प्रथम वर्ष की, ठीक है। प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप कि प्रथम वर्ष के लिए, वर्ष के लिए कोचित चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। आइए, तो मूलधन आपके पास क्या है, मूलधन मैंने राशि, कितना राशि है आपके पास, तो 10,000 है, गुना दर कितना परसेंट, तो आपको दर है 8%, गुना समय 1 दिया गया है और 100 नीचे आ जाएगा क्योंकि 100 तो होवे करता है। अब 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, ख़त्म। अच्छा, तो 2 जीरो से 2 जीरो जब ख़त्म हो गया, तो आपको 10 में 100 में 8 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 800, यानी कि 800 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज आपका बढ़ गया। फिर क्या हो गया, बढ़ गया। अब 800 बढ़ गया तो आपका जो मूलधन हो गया, अब कितना हो गया, अगला वर्ष से कितना लगेगा उसको, अब मूलधन पूरा हो जाएगा, उसको 10,000 पहले से था, है, और प्लस 800, यानी कि 10,800, 10,800 रुपया उसका अब हो गया मूल उसका। अब उतना का फिर चलेगा ब्याज, समझ रहे हैं बात। चलिए देखिए, अब हम लोग को मूलधन क्या आ गया। चलिए दूसरे वर्ष के लिए कहेंगे, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वही फॉर्मूला लगेगा। मूलधन कितना हो गया अब, तो 10,800 हो गया, गुना दर है 8% ना, तो 8 ही रहेगा, और वर्ष तो 1 ही रहेगा, ठीक है। एक ही वर्ष में ना, फिर फिर जो पैसा आएगा उसके हिसाब से करेगा। लिखल भले है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन अब पैसा जो है से उतना उसको फिक्स ना हो गया कि अब इतना का ही ब्याज आपको देना पड़ेगा। तो एक वर्ष में फिर एक वर्ष जैसे पार करेगा, उसके बाद फिर उसको देना पड़ेगा जिस हिसाब से पैसा आएगा उस हिसाब से। तो एक ही वर्ष कहेगा यहाँ पास, ठीक ना, 2 वर्ष नहीं दिखाएगा। आइए, अब यहाँ पास भी 100 हो जाएगा, तो 2 शून्य से 2 शून्य इसका भी खत्म, तो 108 में कीजिएगा 8 से गुना, तो आपको आ जाएगा 100 में 8 से तो 800 और 8 8 64, यानी 864 आ जाएगा, 864 रुपया। अब इसका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज कितना की, 10,800 के, समझ रहे हैं बात। चलिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज 864 हो गया। तो अब जो हो गया कितना हो गया, तो 10,800 था ना पहले पैसा, और 864 और जुटेगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ जोड़िए, 4 के 4 हो जाएगा और 6 के 6, और 8 8 16 के 6 हासिल 1, और 10 1 11, मतलब 11,664 रुपया अब इसके पास में हो गया, ठीक है। ये आपको हमको देना पड़ेगा आपको, अगर आप हमको पैसा दिए हैं तो, समझ रहे हैं। तो चलिए, हम लोग को श्रृंखला क्या तैयार होगा, श्रेणी क्या तैयार होगा, तो श्रेणी हमको इस तरीके से तैयार होगा। पहला जो था 10,000 था, ठीक है, दूसरा क्या आया था, 10,800 आया था ना,
10,800। तीसरा क्या आया आप जोड़ करके, तो आ गया आपके पास 11,600, 11,664 ना, देखिए 11,664। ठीक है, ये तरीके से अब बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे आप निकालते जाएगा, प्रत्येक वर्ष धीरे धीरे एक एक वर्ष तो बढ़ते जाएगा। अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा आपको, अब निकाल लीजिएगा आप, हमको 3 में काम हो जाता है इसलिए छोड़ दिया। ठीक है, चलिए आइए, तो हम लोग को चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो चेक कैसे करते हैं, डी का मान निकाल करके, पहले D1 निकालेंगे, तो ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3। तो D1 निकाले, तो D1 के मान T2 माइनस T1 से निकलता है। T2 के मान क्या है, तो 10,800 माइनस T1 का मान क्या है, तो 10,000 पूरे, कितना आ जाएगा, तो पूरे आ जाएगा 800 आपके पास, 800 रुपया। ठीक है ना, चलिए अब D2 का मान क्या है, तो T3 माइनस T2 होगा। ठीक, तो T3 के मान क्या है, तो 11,664 माइनस 10,800, घटा के कितना आएगा, घटाइए, देखिए बड़ा तो ये ना है, 4 में से 0 जाएगा 4 बचेगा, 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा, 6 में से 8 नहीं जाएगा, लेकिन 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो इसके पास में 10 मतलब 864 आ गया, कितना आ गया, 864। तो यहीं देखिए ना, ये दोनों समान आया है, नहीं आया है, तो डी के मान समान नहीं आया, इसलिए एपी में नहीं होगा। क्या होगा, एपी में नहीं होगा, अतः या एपी में नहीं होगा। ठीक है, चलिए